की सुर्खियों पर। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। दिल्ली हेडक्वार्टर में जुटे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर। विधानसभा की 140 सीटों पर चर्चा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का तीखा हमला। सीएम हेमंत को बताया असम का जिन्ना, कहा नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद करें। अजीत पवार प्लेन क्रैश हादसे पर एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने उठाए सवाल। कहा विमान में ज्यादा फ्यूल कैन थे, पेपर नहीं जले तो ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया। पंजाब के बठिंडा में पुलिस और किसानों में झड़प। जेल में बंद 2 साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े किसान। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। कई किसान हिरासत में। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 283 अंकों के उछाल के साथ 83,734 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 93 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,819 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में चल रहे एआई समिट को मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही थी, लेकिन इस समिट ने देश की साख पर ही धब्बा लगा दिया है। पहले दिन जहां अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई दिया, लोगों ने समिट में अपने महत्वपूर्ण उपकरणों की चोरी होने की शिकायत की, तो अब एआई के नाम पर बड़ा फ्रॉड सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसे लेकर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस समिट के दौरान जो वाकया सामने आया, उससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हो रही है। मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। दरअसल समिट में शामिल गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोबो पेश किया गया। यूनिवर्सिटी ने इस रोबो को अपने छात्रों की मेहनत का नतीजा बताया। दूरदर्शन समेत कई चैनलों ने इसका प्रसारण भी किया। मोदी सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चीन की प्रतिक्रिया आई और इस दावे का फैक्ट चेक कर दिया। बताया कि एक भारतीय यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बने रोबो को अपना बनाकर दिखा रही है, जिसके बाद कई चैनल्स ने ये वीडियो भी हटा लिए और इसके बाद यूनिवर्सिटी को एक्सपो से बाहर कर दिया गया। इस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने अपनी सफाई दी है। बिल्कुल सर, उनका ही, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पस। मगर इस मामले ने देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। समिट के पहले ही दिन कई उपकरणों की चोरी हो जाती है। नियोसैपियन के सीईओ धनंजय यादव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के दौरे के चलते पहले उनसे स्टॉल खाली करने को कहा और भरोसा दिलाया कि सामान सुरक्षित रहेगा। 6 घंटे तक हमें अपने ही स्टॉल से दूर रखा गया और जब हम वहां वापस पहुंचे तो कंपनी के कुछ एआई वेरिएबल्स चोरी हो गए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस खराब मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय ये एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा बनकर रह गया है, जहां भारतीय डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस बीच ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने नियोसैपियन के स्टॉल में हुई चोरी में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों के पास से एआई वेरिएबल्स भी बरामद कर लिए गए हैं। सीईओ धनंजय यादव की तरफ से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इस समिट को वैश्विक पटल पर अपनी पहचान को और मजबूत बनाने में भारत के लिए एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख दांव पर लग गई है, जो मोदी सरकार के कार्यकाल पर बड़े धब्बे के रूप में देखा जा रहा है। गलगोटिया को तो समिट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी। वैसे मोदी सरकार भले ही इस मामले में पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन चुनाव आयोग के लिए सवालों से बचना आसान नहीं है। एसआईआर को लेकर उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग की टीम असम पहुंची थी, जहां अगले महीने विधानसभा चुनावों का ऐलान होना है। असम में क्या कुछ कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की टीम अपना 3 दिवसीय असम दौरा पूरा कर चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दौरे के आखिरी दिन मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव की तैयारियों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार असम के वोटरों को ईवीएम पर बड़ा बदलाव दिखेगा। अब ईवीएम मशीन पर उम्मीदवारों के नाम और सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में होंगे और साथ ही पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन फोटो भी प्रदर्शित की जाएगी। आयोग ने यह भी साफ किया कि एक पोलिंग सेंटर पर अब अधिकतम 1200 वोटर ही रहेंगे। इसके साथ ही पहली बार वोटर अपने मोबाइल फोन मतदान केंद्र के एंट्री पॉइंट तक ले जा सकेंगे। वोटर लिस्ट को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र के लिए शुद्ध वोटर लिस्ट जरूरी है। स्पेशल डिवीजन के बाद असम में अब कुल 2,49,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। लगभग 2,43,00,000 अयोग्य नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें
तो 17 नवंबर को शुरू होने वाले स्पेशल रिवीजन में आसाम की मतदाता सूची में 2 करोड़ 52 लाख मतदाता थे। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में ये संख्या भी 2 करोड़ 52 लाख के लगभग रही और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स में 2 करोड़ 49 लाख के आसपास रही। असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है और चर्चा है कि चुनाव आयोग 7 मार्च के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। राजनीतिक दलों ने मांग की है कि वोटिंग 1 या 2 फेज में ही कराई जाए और साथ ही 14 अप्रैल से शुरू होने वाले बिहू त्योहार को ध्यान रखने की भी अपील की गई है। अब चुनाव आयोग के इस दौरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी की निगाहें तारीखों के ऐलान पर टिक गई है। असम में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है, यानी तारीखें सामने आ चुकी हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो कब होंगे मतदान और कब आएंगे नतीजे, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में एक बार फिर चुनाव का ऐलान हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से राज्यसभा की सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 राज्यों की 37 खाली सीटों पर 16 मार्च को मतदान किया जाएगा और ये सीटें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों की हैं जो खाली हो रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7 सीटें महाराष्ट्र की खाली हो रही हैं। वहीं तमिलनाडु की 6 सीटें, बंगाल से खाली हो रही 5 सीटों पर भी मतदान होना है। बता दें कि कई दिग्गज नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिनमें शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई दूसरे नेता भी हैं, जिसको देखते हुए चुनावों का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को होंगे। अप्रैल महीने की अलग अलग तारीखों पर कई सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 37 सीटों के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी। 9 मार्च तक कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 16 मार्च को सुबह 9 से 4 बजे के बीच में वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। ऐसे में कई सांसदों के भविष्य पर सवालिया निशान है। देखना होगा कि अब नए सियासी समीकरण क्या होते हैं, ये सीटें किस दल के खाते में जाती हैं। इस वक्त सभी की नजरें चुनावों पर टिकी हुई हैं। ऐसे में सभी की निगाहें चुनावों पर बनी हुई हैं। बंगाल में चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और बंगाल सरकार पर कई आरोप भी लगाए। वहीं ममता सरकार की तरफ से भी दलीलें पेश की गई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आईपैक के दफ्तर पर हुई ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार ने अपनी दलीलें पेश करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का उन राज्यों में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जहां विपक्ष की सरकार है। इस पर ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उल्टे राज्य सरकार पर ही आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, एजेंसी को हथियारबंद नहीं किया गया है, बल्कि एजेंसी को ही आतंकित किया गया है। उन्होंने ममता सरकार पर ईडी के अधिकारियों को डराने धमकाने के आरोप लगाए। तीखी बहस के बीच कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है, ये हम तय करेंगे। दरअसल ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली। आईपैक दफ्तर में घुसकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री वो अपने साथ ले गई। आप जानते हैं कि आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनावी कैंपेन तैयार करती है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच ईडी की इस छापेमारी पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है और राज्य में कानूनहीनता का दावा करते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई है। कोर्ट में इस बहस के बाद सुनवाई 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई तो बिहार विधान मंडल में जबरदस्त बहस देखी गई। विपक्ष के सवालों ने एनडीए सरकार की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस ने तो एनडीए विधायकों के डीएनए टेस्ट तक की बात कह दी है और अब विपक्षी नहीं, गठबंधन सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठा रही हैं, जिसके बाद एनडीए गठबंधन में अंदरूनी खींचतान की चर्चा शुरू हो गई है। तो कैसे सदन में घिरी एनडीए सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र हर बीतते दिन के साथ बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है। विपक्ष ने राज्य की एनडीए सरकार के खिलाफ सवालों की बौछार कर दी है। खासतौर पर शराबबंदी कानून को लेकर सरकार बुरी तरह घिर गई, जब विपक्ष के साथ ही एनडीए के सहयोगियों ने भी इस कानून की समीक्षा की मांग कर दी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने इस कानून के फायदे और नुकसान का आकलन करने की बात कही, जिसके बाद इस पर बहस तेज हो गई। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने इसे पूरी तरह फ्लॉप
ऑफ पॉलिसी करार देते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब तबके, मुसहर, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को भुगतना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने सरकार को चुनौती ही दे दी। उन्होंने कहा कि अगर सदन में बैठने वाले सभी सदस्यों का डीएनए या ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी और इस कानून की पोल खुल जाएगी। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी की आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के साथ बहस हो गई और दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत जीवन पर बयानबाजी शुरू हो गई। सुनील सिंह ने मंत्री से कहा कि नकली डिग्री कैसे मिलती है ये पता है। इस पर अशोक चौधरी ने भी चुनौती देते हुए कहा कि नकली डिग्री साबित करे, नहीं तो इस्तीफा दे। इसके अलावा सदन में यूजीसी कानून से लेकर 65% आरक्षण तक बिहार सरकार की तमाम नीतियों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने जहां विधानसभा के वेल में जाकर 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग पर प्रदर्शन किया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने के मुद्दे को पार्टी विधायक राजू तिवारी ने सदन में एक बार फिर उठाया। उन्होंने आरजेडी विधायकों से माफी मांगने की मांग की, यानी बिहार विधानमंडल में जबरदस्त बहस छिड़ी रही और विपक्ष नीतीश सरकार पर हावी नजर आया। बिहार की एनडीए सरकार में टकराव दिखाई दे रहा है तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार भी संकट में दिख रही है। राज्य में जारी सियासी उठापटक के बीच फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण से जुड़ा पुराना फैसला रद्द कर दिया है, जिससे बवाल मच गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के फैसले ने राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। महायुति सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिए जाने वाले 5% आरक्षण को खत्म कर दिया है। हाल ही में सरकार ने इसके लिए नया शासन निर्णय यानी जीआर जारी किया, जिसके तहत 2014 में शुरू हुई इस आरक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया गया है। अब इस श्रेणी के छात्रों को कॉलेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण नहीं मिलेगा। न ही इस श्रेणी में नई जाति प्रमाण पत्र या वैधता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले को मुसलमानों के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के इस कदम से राज्य में बवाल मच गया है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि इससे मुसलमान युवाओं के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब हाईकोर्ट ने शिक्षा में 5% आरक्षण को मंजूरी दी थी तो सरकार ने इसे लागू क्यों नहीं किया। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार पिछड़े वर्गों के हक को क्यों खत्म कर रही है। यानी विपक्ष ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के इस कदम ने आरक्षण के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ आने वाले वक्त में विपक्ष प्रदर्शन कर सकता है, जिससे सरकार की परेशानी बढ़नी तय है। अब सीएम फडणवीस इस संकट से कैसे निपटते हैं, ये देखना होगा। महाराष्ट्र में आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है तो दक्षिण की यूनिवर्सिटी में भी एक नया मोर्चा खुल गया है। आंध्र यूनिवर्सिटी में देर रात झड़प की खबर सामने आई और इसके पीछे वजह बताया गया आरएसएस के मार्च को, जो कैंपस में निकाला गया। मामला इतना बढ़ गया कि ये पुलिस तक पहुंच गया। इससे यूनिवर्सिटी परिसर सहित प्रदेश भर की राजनीति गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों से शुरू हुई वैचारिक टकराव की आंच अब दक्षिण भारत तक पहुंच गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के बाद अब आंध्र विश्वविद्यालय छात्र राजनीति और हंगामे का नया अखाड़ा बनता दिख रहा है। 17 फरवरी की देर रात कैंपस में आरएसएस के मार्च को लेकर छात्रों और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। कैंपस में आरएसएस का एक मार्च निकाला गया। छात्र संगठनों ने इस गतिविधि पर तुरंत आपत्ति जताई। छात्रों का सवाल था कि शैक्षणिक संस्थान के अंदर इस तरह के मार्च की इजाजत आखिर कैसे दे दी गई। देखते ही देखते इस बहस ने टकराव का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की की भी खबरें आईं। इस घटना के विरोध में छात्र संगठनों ने देर रात ही इमरजेंसी बैठक बुलाई। लगभग 100 छात्रों ने हस्ताक्षर कर प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई। न्याय की मांग को लेकर छात्र संघ ने विश्वविद्यालय बंद का भी आह्वान किया। उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। छात्रों ने इस मामले में 3 टाउन पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ आरएसएस समर्थकों का दावा है कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलहाल छात्रों से संयम बरतने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि वो बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये तो देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दिल्ली में देश का एक बड़ा एआई समिट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को तो खूब प्रचार मिला, जिनका उद्देश्य प्रचार लेना था, लेकिन कई लोगों को उससे बहुत बड़ी निराशा हुई
विदेशियों के सामने अव्यवस्था का जो नज़ारा था वो तो था ही, चोरी चकारी की घटनाएं भी बताई जाती हैं। एक नोएडा स्थित यूनिवर्सिटी जिसका नाम गलगोटिया है, उसने तो ये तय किया चाइना से एक डॉग रोबोट खरीदने के बाद में उसको प्रदर्शित किया और उसमें ये बता दिया क्या ये हमारा ही आविष्कार है। ये बात झूठ निकली और इस झूठ को चाइना ने पकड़ लिया और उसके ऊपर काफी हंगामा हो गया है। झूठ जो था वो पकड़ लिया गया, क्योंकि झूठ हर कोई थोड़ी बोल पाता है, ऐसे थोड़ी बोल पाता है कि आपको वो सच लगे। इसके लिए तो किसी विश्व गुरु की ही शिक्षा लेनी पड़ेगी।